बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेंडू बाप की पेंडू औलाद हो तुम। कमल, तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। दिल तो करता है कि तुम्हें और तुम्हारे बाप को हाथ से पकड़कर अपने घर से निकाल दूं। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें मैं अपने घर में रखूं, अपना नाम दूं। मैंने 1000 बार तुम्हें याद दहानी करवाई है कि तुम आलमगीर खान की नवासी हो, मगर तुम ये सब भूल जाती हो और याद रखती हो तो फकत इतना कि तुम एक गरीब लाचार से पेंडू शफीक की बेटी हो। मेरी अम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया हुआ था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल गमों से चूर चूर हो चुका था। वो चाहती थी कि मैं उनके रंग ढंग में ढल जाऊं, लेकिन मुझे मेरी माँ की मसनूई और दिखावे की जिंदगी पसंद नहीं थी। मेरे नाना अब्बू मुल्क के मशहूर तरीन सनतकार थे। उन्होंने इतना पैसा जमा किया था कि अगर हमारी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तब भी कम ना होता। मेरी अम्मी अमीर कबीर बाप की बेटी थी, इसीलिए बिगड़ी हुई थी। वो हसीन भी बहुत थी। उनका एक नाम, एक मकाम था माशरे में। नाना अब्बू ने अपनी जिंदगी में फकत एक गलती की थी। उन्होंने अम्मी की मर्जी के बगैर उनकी शादी अपने भाई के बेटे शफीक से कर दी थी, जो कि गांव में रहते थे। नाना अब्बू ने वसीयत में लिखा था कि ये सारी जायदाद शफीक और जेबा की औलाद की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, और अगर उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई तो फिर ये सारी जायदाद यतीम खानों में बांट दी जाएगी। अम्मी तो मेरे अब्बू के साथ एक लम्हा गुजारने की रवादार नहीं थी, मगर जब नाना अब्बू ने इतनी सख्त वसीयत की तो फिर उन्हें बच्चा प्लान करना ही पड़ा था। मैं उनकी एक अनचाही औलाद थी। यह अम्मी मुझे महज एक क्रेडिट कार्ड के तौर पर ही देखती थी। मैं पैदा हुई तो अम्मी ने मुझे मुलाजमों के सुपुर्द कर दिया था। अब्बू ही थे जिन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, मेरा हर लाड, हर नखरा उठाया था और मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब्बू के साय में ही मैं पल बढ़कर जवान हो चुकी थी। अब्बू जरा नेक खसलत के आदमी थे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते और उनके होते हुए मैं भी नमाज की आदी हो चुकी थी। अब्बू मुझे कुरान पाक की तफसीर सुनाते तो मेरे आंसू न थमते थे। उन्होंने बेपनाह दौलत के बावजूद भी अपना रहन सहन नहीं बदला था। हमेशा साफ सुथरा मगर सादा सा लिबास पहना, चेहरे पर हरदम प्यारी सी मुस्कुराहट सजी रहती थी। उन्होंने अम्मी की बदतमीजी के जवाब में भी हमेशा सब्र ही किया था। 2 साल कबल अब्बू का इंतकाल हो गया था। मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में तन्हा रह गई हूं। मैं उनकी याद में हर वक्त रोती रहती थी। तब अम्मी ने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं अब्बू का सोग मना रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे कंधे से पकड़ा और आईने के सामने खड़ा कर दिया और बोली, कमल, देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम्हारा चेहरा कैसे मुरझा गया है, बिखरे बाल, ये उजड़ी सी हालत। मेरी बेटी, जिंदगी ऐसे नहीं बिताई जाती। तुम मुझे देखो, मैंने सारी जिंदगी एक अनचाहे इंसान के साथ गुजार दी, मगर कभी भी खुद को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने हमेशा अपना ख्याल रखा। चलो आओ, मैं तुम्हें पार्लर ले चलूं। मैं अम्मी के साथ सैलून चली गई थी। वहां मेरी कटिंग की गई, मैनीक्योर पेडिक्योर किया गया, फेशियल, मसाज और न जाने क्या क्या। मैं जब घर वापस लौटी तो बिल्कुल बदली हुई थी। मुझे अपने अंदर ये बदलाव अच्छा लगा था। आज अम्मी ने मुझसे कहा, तुम रात 9 बजे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी पर लेकर चलूंगी। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था जाने को। सोचा कि मना कर दूं, फिर ख्याल आया कि अम्मी खफा ना हो जाए, इसीलिए तैयार होकर उनके साथ चल दी थी। फिर यूं हुआ कि मुझे अम्मी की पार्टी सख्त नापसंद आई थी। वहां पर मर्द औरत में कोई तमीज ही नहीं की जा रही थी। सब यूं घुल मिल रहे थे कि खुदा की पनाह। तब एक मुजम्मिल नामी लड़के ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे कर दिया। मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि अब्बू ने मुझे सिखाया था कि गैर महरम से हाथ मिलाना मना है। अम्मी ने जब ये सब देखा तो वो मुझे खींचती हुई घर ले आई थी और मुझ पर बरस रही थी। मैं ज़ारो कतार रोती जा रही थी और सोचती रही कि अब्बू को उनकी शराफत ने क्या दिया। चाहिए तो ये था कि मेरी अम्मी उनके पांव धो धो कर पीती, कि उन्होंने किस तरह एक अक्खड़ और बदमिजाज औरत के साथ खंदा पेशानी से सारी जिंदगी बसर करती थी। मगर उनकी मौत के 2 साल बाद भी अम्मी मेरे मरहूम बाप को पेंडू के लफ्ज से ही याद कर रही थी। मुझे आज समझ आ गया था कि इस दुनिया में मुझ जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैंने खुद को न बदला तो मैं भी अपने बाप की तरह अजियत सह सह कर ही एक दिन मौत के मुंह में उतर जाऊंगी। अगले दिन अम्मी ने मुझे आकर बताया कि मुजम्मिल तुमसे मिलने आया है। मैं बहुत हैरान हुई।
कि आखिर वो क्यों मुझसे मिलने आया होगा। जब मैं बाहर गई तो वो मेरे लिए फूलों का बुके लेकर आया था। अम्मी मुझे जबरदस्ती उसके पास बिठाकर चली गई थी। वो बोलना शुरू हुआ तो हमारे दरमियान से अजनबियत के पर्दे हटने लगे थे। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि वो दूसरा शफीक बनकर मुझे संभालने आ गया हो। उसने मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो मेरी हर बात समझता है, वो मेरी पोजीशन को भी समझता है। हमारी पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई थी। उसमें मकनातीसी कशिश थी और मैं उसकी तरफ खींची चली गई थी। मैं खुले खुले से शलवार कमीज पहनती थी। एक दिन अम्मी मुजम्मिल से बोली, बेटा अपनी फ्रेंड को पहनना ओढ़ना ही सिखा दो। मुजम्मिल बोला, आंटी इंसान पर सबसे ज्यादा वही लिबास सचता है जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करता है, और मुझे तो कंवल ऐसे ही अच्छी लगती है। यूं ही मुजम्मिल मुझे बहुत सपोर्ट करता था, अम्मी के आताब से भी बचाता था। एक शाम अम्मी ने हुक्म सुना दिया कि कंवल तुम हमारे साथ पार्टी पर चलोगी, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने जल्दी से मुजम्मिल को फोन कर दिया और कहा कि तुम मुझे अम्मी के साथ पार्टी पर जाने से रोक लो। उसने मुझे तसल्ली दी और बोला, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। यूं ही वो हर मरहले पर मेरा साथ देकर मुझे बचा लिया करता था। मुझे मुजम्मिल से मोहब्बत हो गई थी। उसके बगैर अब मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर मुझे ये बात डरा देती थी कि अगर वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचता होगा तो फिर मैं क्या करूंगी। खैर उस शाम मुजम्मिल हमारे घर आ गया था। वो बोला, कंवल जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरे गेस्ट हाउस पर पार्टी है और उसमें स्पेशल गेस्ट तुम होगी। अम्मी ने जब ये सुना तो वो बेइंतहा खुश हो गई। वो बोली, कंवल तुम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकती। हो सकता है मुजम्मिल तुम्हें प्रपोज ही कर दे, क्योंकि लड़के इसी किस्म की पार्टीज में लड़कियों को प्रपोज किया करते हैं। अम्मी की ये बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। मैं जल्दी से तैयार होकर मुजम्मिल के साथ चल दी। वो बेइंतहा खुश था। वो बोला, कंवल तुम जानती हो क्या, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। मुझे जो चाहिए था वो आज मिल जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी थी। मैं बोली, अच्छा ऐसा भी क्या मिल जाएगा तुम्हें। वो बोला, पार्टी में जाकर तुम्हें ये पता चल जाएगा। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब अपनी मौज मस्ती में गुम थे, जबकि मैं आने वाले सुहाने वक्त का सोच सोच कर बेकरार हो रही थी। इतनी देर में मुजम्मिल ने ग्लास में चम्मच मारकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊंची सी जगह पर ले गया और बोला, आज मैं आपको जिस इंसान से मिलाने जा रहा हूं वो बहुत ही स्पेशल है। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली थी। वो बोला, ये वो लड़की है जिसका नाना करोड़पति और माँ वेल मैनर्ड और खूबसूरत औरत है, मगर ये लड़की एक जोकर है। ये पैदा तो शहर में हुई है, मगर इसकी आदत इसके पेंडू बाप पर गई हैं। ये एक जाहिल और बदतमीज लड़की है जिसे इतना भी नहीं पता कि अगर कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो हाथ थाम लेना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस जोकर से जिस कदर मुमकिन हो दूर ही रहें। इतना कहकर मुजम्मिल स्टेज से उतर चुका था, जबकि सब लोग हंस हंस कर लोटपोट होते जा रहे थे। तभी मुजम्मिल एक बार फिर से स्टेज पर आया और बोला, इस पेंडू की ड्रेसिंग चेक करके आपको मेरी बातों की सदाकत पर यकीन आ जाना चाहिए। मैं हित्तक के मारे जमीन पर बैठती चली गई थी। तब एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, इनफ इज इनफ, बंद करो ये तमाशा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठने का इशारा करने लगा। मैं जल्दी से उठी तो वो लोगों की भीड़ चीरता हुआ मुझे अपने साथ ले गया और मेरे घर के दरवाजे पर छोड़ गया था। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और अपना नंबर सेव करके बोला, मैं हमजा हूं, मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना। मैं घर पहुंची तो चीख चीख कर रोने लगी थी। मुझे उस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी, मगर मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ हमेशा की तरह अपनी पार्टी में मसरूफ थी। मैंने हर चीज की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। मेरे दिल में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं जल्दी से उठी और अलमारी से अपने सारे कपड़े निकालकर लाउंज में पड़े सोफे पर फेंक कर उन्हें आग लगा दी और खुद भी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद हर जगह धुआं ही धुआं हो गया था। घर में खतरे से आगाह करने वाला सायरन बजने लगा था। तभी कहीं से कोई भागता हुआ अंदर आया और मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। मैंने देखा तो वो हमजा था। वो बोला, मुझे मालूम था कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत जरूर करोगी, इसीलिए मैं कहीं गया ही नहीं था। मैं रोने लगी और बोली, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। वो बोला,
मैं तुम्हें वजह देता हूं जीने की। तुम ये सोच लो कि तुमने खुद को प्रूव करके मुजम्मिल से बदला लेना है। मैं बोली, तुम मुझे शॉपिंग पर ले चलो। मैं हमजा के साथ जाकर काफी सारे मॉडर्न कपड़े ले आई थी। सुबह मैंने अपनी अम्मी से कहा, मुझे आप जैसा बनना है। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने कल वाला वाकया उन्हें सुना दिया। वो परेशान हो गई और बोली, मैं इसी दिन से डरती थी। तुम्हें कहती थी कि तुम जैसी लड़कियों का हमारे माशरे में गुजारा नहीं है। अब मैं अपनी अम्मी की तरह बनती जा रही थी। मैंने अब्बू की तालीमात को भी भुला दिया था। मैं पार्टीज में जाती तो सबके साथ हंस हंस कर बात करती। मैं हमजा की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। हमजा के बाद यासिर, फरहान और फिर ये लिस्ट चलती ही गई। मैंने खुद को मुजम्मिल से बदला लेने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना रंग ढंग बदल लूंगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। यूं मैंने गुमराही में 7 साल बसर कर दिए थे। मगर 7 साल बाद मुजम्मिल तो मेरे पास नहीं आया था। अलबत्ता उसकी शादी का कार्ड जरूर आ गया था। मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। मैंने खुद को जिस शख्स के लिए तबाह कर लिया था, मैं तो उसकी जिंदगी में कहीं थी ही नहीं। मैंने अल्लाह से भी खुद को दूर कर लिया था। अब मैं खाली हाथ रह चुकी थी। मेरा दिल करता था कि बस मैं मर जाऊं। अपने अंदर से मौत को निकालने के लिए मैं मजीद गुमराह होती चली जा रही थी। मैंने हर हद पार करने की ठान ली थी। एक शाम मैं घर पर ही थी जब चौकीदार मेरे पास आया और बोला, बीबी जी, ये आपके नाम खत आया है। इससे कबल भी बहुत से खतूत आए थे, मगर बेगम साहिबा उन्हें फाड़ दिया करती थी। वो मैं आपको नहीं दे पाया। आप इस खत को छुपा लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस नौकरी से हाथ धो बैठूं। मैंने जल्दी से वो खत खोल कर पढ़ा तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। वो मेरी दादी का खत था। उसमें लिखा था, कंवल, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता है। अपनी बूढ़ी और माजूर दादी के पास आकर मिल जाओ, इससे पहले कि मैं नए जहां की सैर को चल पड़ूं। मेरे पास चली आओ। मैं तुमसे लिपटकर अपने बेटी की खुशबू सूंघना चाहती हूं। ये अल्फाज पढ़कर मैं पागलों की तरह रोती जा रही थी और कांपती जा रही थी। अम्मी मेरी तरफ से परेशान थी कि पहले तो मैं बहुत सोशल हो गई थी, अब न जाने फिर से मुझे क्या मसला हो गया है। मैं एक दिन अम्मी से बोली, मैं चंद दिनों के लिए दुबई जाना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेली, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में कितना कॉन्फिडेंस है। मेरी अम्मी फौरन राजी हो गई थी। मुझे इल्म था कि अगर मैं उनसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत मांगूंगी तो वो फौरी तौर पर दे देंगी। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैं दादी से मिलने उनके गांव जाना चाहती हूँ तो हमारे घर में पानीपत की जंग छिड़ जानी थी। जैसे ही अम्मी ने मुझे इजाजत दी, मैं अगले ही दिन दादी के घर पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ जिस तरह लिपटा कर प्यार किया था, मुझे लगा था कि मेरा बाप जिंदा होकर आ गया है। मैं दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। वो भी अपने मरहूम बेटे के लिए बहुत रोई थी। फिर उन्होंने मुझे मेरे चचा से मिलवाया था। वो भी अब्बू जैसे ही दिखते थे, नरम मिजाज के मालिक, मीठी गुफ्तार वाले। उनके 2 बच्चे भी थे, जुनैद और माहा। जुनैद मुझसे बड़ा था जबकि माहा मुझसे चंद माह छोटी थी। दादी के घर में मुझे यूं लगा था जैसे मैं तो हमेशा से ही उनके घर रह रही हूं। मुझे बेइंतहा खुशी ने आन घेरा था। हर तरफ अपनायत ही अपनायत थी। मेरी और माहा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा जी चाहता था कि मैं हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि मुझे नशे की लत पड़ चुकी थी, जबकि यहां गांव में ऐसा माहौल नहीं था कि मुझे नशा मिल सकता। इसीलिए मैंने जुनैद से राब्ता किया। वो बड़ा चुपचाप सा रहने वाला इंसान था। मैंने मौका देखकर उससे कह दिया, जुनैद, मुझे कुछ सामान मंगवाना है। वो बोला, ठीक है, पर्ची पर लिखकर दे दो, मैं ले आऊंगा। मैं जल्दी से माहा के पास गई और कॉपी पेंसिल वगैरह लेकर एक पर्ची पर मतलूबा चीजें लिखकर मैं जुनैद के कमरे में ले गई। उसने जब पर्ची पढ़ी तो दंग रह गया था। वो बोला, कंवल, तुम ये सब चीजें किसके लिए मंगवा रही हो? मैंने साफ कह दिया, अपने लिए। वो जल्दी से उठा और अपनी अलमारी से एक कागज मुझे निकाल कर दे दिया और बोला, ये अपने कमरे में जाकर पढ़ लो। मैं बहुत हैरान हुई थी। जल्दी से वो कागज लेकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही वो कागज खोल कर पढ़ा तो पता चला कि वो खत तो मेरे अब्बू ने जुनैद को लिखा था। उसमें लिखा था, जुनैद, तुमने मुझे पिछले खत में बताया था कि तुम सिगरेट नोशी करने लगे हो, मगर तुम जानते हो क्या, यहां मेरे आसपास नशे के ढेर हैं, मगर मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया। तुम भी लानत भेज दो इन चीजों पर। मैं अब्बू का खत पढ़कर रोती रही थी। फिर मैं जुनैद को खत लौटाने गई तो उसने बताया कि वो मेरे अब्बू के साथ मुसलसल राब्ते में था। जुनैद ने मुझसे कहा कि नशा छोड़ दो
और फिर वो मेरी मदद करने लगा और मैंने सच में नशा छोड़ दिया। दादी ने मुझसे कहा कि मैं जुनैद से शादी कर लूं, तो मैं मान गई। यूं मैंने अम्मी से छुपकर ही जुनैद से शादी कर ली थी। शादी की रात मैं जुनैद की सेज सजाए बैठी थी तो मुझे पता चला कि वो तो घर में मौजूद ही नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई। तब माँ बोली, भाभी, हमारे गांव में आज एक और भी शादी हुई है। जुनैद भाई उस लड़की का घूंघट उठाने गए हैं। मैं शशदर रह गई और बोली, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ बोली, जो भी कह रही हूं सच कह रही हूं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई, मगर मेरे वजूद में इस तरह फैल चुका था। ये कैसे मुमकिन था कि मेरा शौहर किसी और का घूंघट उठाने गया हो? मैं उठकर अपने कमरे में ही चहलकदमी करने लगी थी और यूं ही रात के 12 बज गए। तब जुनैद कमरे में दाखिल हुआ था। वो मुझे परेशान देखकर बोला, क्या बात है कमल, कुछ परेशान लग रही हो? मैं बोली, सिर्फ परेशान ही नहीं, गमज़दा भी हूं। आपकी शादी मेरे साथ हुई थी, तो फिर आप किसका घूंघट उठाने चले गए थे? जुनैद हंसकर बोला, बस इतनी सी बात से परेशान थी? कमल, बात दरअसल ये है कि तुमसे पहले मैं सैकड़ों लड़कियों का घूंघट उठा चुका हूं और आगे भी उठाता ही रहूंगा। मैं एकदम से रूहानसी सी हो गई थी। मेरी भीगी आंखें देखकर जुनैद बोला, कंवल, बात यह है कि मेरे बारे में हमारे गांव में ये मशहूर है कि मैं जिस भी औरत का घूंघट उठाता हूं तो फिर उसके भाग खुल जाते हैं। वो औरत खुशकिस्मत बन जाती है और उसके घर पहली औलाद लड़का ही होती है। मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मैं बोली, जुनैद, दुनिया चांद पर जा पहुंची है, जबकि आप और आपके गांव वाले अभी तक इन दकियानूसी ख्यालात के मालिक हैं। आज के बाद आप किसी भी औरत का घूंघट नहीं उठाएंगे। जुनैद बोला, कंवल, तुम वो बात करो जो मेरे इख्तियार में है। मैं चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता। जुनैद के इनकार ने मेरा मूड खराब कर दिया था, इसीलिए मैं कुछ कहे बिना ही लहंगा तब्दील करके सोने के लिए लेट गई थी। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे मुजम्मिल ने फिर से मेरी बेइज्जती कर दी हो। जुनैद ने भी तो मेरे साथ कम बुरा नहीं किया था ना। वो शौहर मेरा था, मगर घूंघट किसी दूसरी औरत का उठाकर आया था। सुबह तक मेरा मिजाज सख्त खराब था, मगर जुनैद के प्यार भरे रवैये को देखकर मैंने समझौता कर लिया था। जुनैद मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसमें मुझे अब्बू की झलक नजर आती थी। हर गुजरते दिन के साथ मैं जुनैद की असीर होती जा रही थी। मैं चाहती थी कि जुनैद सिर्फ मुझ तक ही महदूद हो जाए, किसी और की तरफ निगाह करके भी ना देखे, मगर वो हर शब किसी न किसी दुल्हन का घूंघट उठाने चला ही जाता था। मैंने जुनैद की मनपसंद बनने के लिए उसकी खातिर नमाज और कुरान करीम के साथ रिश्ता मजबूत कर लिया था। मैंने बदी को छोड़कर अच्छाई से दोस्ती कर ली थी, मगर जुनैद मेरी खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार न थे। मैंने उनसे बारहा कहा कि आप तो इतने नेक और दीनदार मर्द हैं, तो फिर गैर महरम औरतों का घूंघट उठाकर आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता क्या? जुनैद हंस दिया करते थे। एक शब मुझ पर यह राज वाह हुआ कि मैं उम्मीद से हूं। मैं बेइंतहा खुश थी, मगर मेरी तबीयत भी कुछ खराब ही थी। इसीलिए मैंने जुनैद से कह दिया कि आप आज शब किसी औरत का घूंघट उठाने नहीं जाएंगे। मगर मेरी बात को किसी खातिर में लाए बिना ही वो उठकर चले गए थे। उस दिन मुझे लगा था कि जैसे मैं तो जुनैद को पसंद ही नहीं हूं। उन्होंने तो बस दादी के कहने पर ही मुझसे शादी कर ली थी। मुझे लगा कि मैं हर किसी की जिंदगी में एक अनचाही इंसान हूं। मुझे खुद से नफरत हो गई थी, इसीलिए मैं चुपचाप ही गांव छोड़कर वापस शहर आ गई थी। मैं हर जानिब से धुतकारी हुई थी। जिंदगी ने बेहद थका दिया था और मैंने हिम्मत हार दी थी। जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं खुद को इस जिंदगी से आजाद कर लूंगी, खुद को अपने अब्बू के पास ले जाऊंगी, उसी दिन माँ का फोन आ गया था। वो कह रही थी, भाभी, घर वापस आ जाए। आपकी वजह से भाई ने तन्हाई को अपना साथी बना लिया है। वो हर वक्त गमजदा रहते हैं। आप प्लीज वापस आ जाए। मुझे बहुत हैरत थी कि क्या माँ सच कह रही थी। क्या सच में जुनैद का दिल मेरे लिए गमजदा है? मैंने हकीकत जानने के लिए गांव का रुख कर लिया था और जुनैद की हालत देखकर लगता था कि माँ का एक एक लफ्ज सच्चा था। वो मेरे लिए परेशान थे और मुझे देखकर जी उठे थे। मगर जैसे ही रात हुई तो वो शादी वाले घर चले गए। मेरी आंखें भीग गई थी, मगर माँ बोली, भाभी, आज भाई का राज फाश हो जाएगा, क्योंकि मेरी सहेली की शादी है। आज पता चल जाएगा कि भाई हर दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या तोहफा देते हैं। मुझे अगली सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही सुबह हुई तो मैं और माँ उसकी सहेली के घर पहुंच गई थी, और जब मैंने उससे तोहफे के बारे में पूछा
तो उसकी आंखें भीग गईं। वो लड़की बोली, जुनैद भाई ने मेरा घूंघट तो उठाया, मगर एक बार भी नजर उठाकर मुझे नहीं देखा, और मुझे तोहफे में ये पोटली दी है। मैंने वो पोटली खोली तो रोने लगी थी, क्योंकि उसमें तो एक नन्ही सी किताब थी जिसमें सुबह से शाम तक के अस्कार शामिल थे, और एक हाथ से लिखा हुआ खत था जिसमें लिखा था कि नमाज और इस्तग़फ़ार की पाबंदी करोगी तो सदा खुश रहोगी, जिस चीज की भी तमन्ना करोगी वो पूरी होगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। बेशक अल्लाह ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया था। मैं अपने शौहर को गलतफहमी की बुनियाद पर खोने लगी थी। मैंने खुद को जुनैद के रंग में रंग लिया था। उन्होंने भी मुझे मान और मर्तबा दिया था। मैंने अम्मी को भी अपने निकाह का बता दिया था। वो अभी तक मुझसे बहुत खफा हैं, मगर मैं जानती हूं कि जब दुनिया से ठोकर पड़ेगी तो अल्लाह की तरफ लौट कर आएंगी। शायद फिर वो मेरी तरफ से भी अपना दिल साफ कर लें। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे गुमराही से निकालकर हिदायत दी और मोहब्बत करने वाले शौहर से नवाजा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।